Namaskar, namaskar, namaskar. At the moment with us, that is with Pradeep ji and myself, Advocate Pradeep Nambiar and myself, on Nation Now, we have a very, very distinguished guest indeed. At the moment in our office, Mr. Rakesh Shetty of the Congress Party. Rakesh ji, namaskar. Thank you so much for coming. नमस्कार सर. It's been a great pleasure Same to have here. you in the office. Thank you so much for coming. So, sir, जब से राहुल गांधी साहब आधिकारिक तौर पर एलओसी बने हैं, यानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एलओपी मैंने एलओसी बोल दिया यार. आई एम सो सॉरी, माय फॉल्ट. You know, each time we talk about Kashmir, we are always talking about LOC. This is LOP. तो आपको क्या लगता है उनका क्या इम्पैक्ट रहा है? आप जरा बताएं उसके बारे में सर प्लीज. देखिए, इम्पैक्ट तो ये रहा है कि आज 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी को पार्लियामेंट के पटल पे कोई चैलेंज नहीं करता था. आज राहुल जी, क्योंकि इस देश की जनता को हम बधाई देना चाहते कि उन्होंने एक सशक्त अपोजिशन लीडर चुन के भेजा है, और जो ग्रास रूट के व्यक्ति का आखिरी पायदान पे उस व्यक्ति का जिसका कोई आवाज़ नहीं था, वो मुद्दा उस पटल पे पूछने का काम राहुल जी कर रहे हैं. जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं, कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है. उसके बाद आप देखते कि नीट का एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ. अब ये 10 साल के अंदर अगर आप देखते हो 90 पेपर लीक हो चुके हैं सर. 10 साल में 90. पूछ कोई नहीं रहा था. आज राहुल जी ने पूछा तो आप उनके भाषण को एक्सपंज कर रहे. आप स्पीकर उनको समय नहीं दे रहा, मगर बहुत ही सशक्त रूप पर एलओपी के द्वारा एक प्रश्न उठाए जा रहे. ये अच्छी बात है. प्रदीप No, जी, राहुल गांधी जी के जो when he entered the parliament, he said, मैं लोगों के बात यहाँ पर पार्लियामेंट में करूँ, मैं लोगों के आवाज हूँ, and that he did it. The most important thing is he went अग्निवीर शहीद, वहाँ पर गए, उनके घर गए, वहाँ पर we found justice coming. Suddenly we realized that government has not paid the entire amount. Government went the back foot. Government कहा कि हम और 60 लाख देने वाले और पूरा statistics देने वाले. This is the change. He went to Hathras. He talked about, he met the people, he talked to the people, interacted. This is the effect that we're talking about. जननेता जो आप बार-बार खेल रहे हो और बीजेपी बोल रहे, कांग्रेस सब बोलते हैं, मतलब बजाज साहब आप क्यों जननेता बोलते हो? तो do you think this is the changes? Now he talks about Manipur, he's gone to Manipur. Now he's going to force the prime minister to go to Manipur. Do you think the prime minister will visit? Let us talk about Agniveer and the Manipur. चलिए जाओ. See, very clearly राहुल जी ने अगर पार्लियामेंट में अग्निवीर का मुद्दा उठाया, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने सबके सामने झूठ बोला. राहुल जी ने क्लियर डिस्टिंग्विशन किया कि अगर अग्निवीर शहीद होता तो भारत सरकार कुछ नहीं दे रही है उनको, और वो सच्चाई है. क्योंकि आप देखिए, जो शहीद था उनके पिताजी ने राजनाथ सिंह के भाषण के बाद पूरे देश को बताया उनको कुछ मिला नहीं. जो कुछ 92 लाख मिला है वो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है. इंडियन आर्मी के वहाँ से इनको पैसे नहीं मिला. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इंश्योरेंस स्कीम थी उसमें से 58 लाख मिला है. Correct. और बाकी जो उनकी सैलरी वगैरह जो पूरी बनती थी वो है, और पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ दिया है. और राहुल गांधी जी ने वही बात की पार्लियामेंट पे कि नहीं मिल रहा है. और फिर राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर है, आज पब्लिक के सामने दूध का दूध पानी है, बिकॉज यू आर लिसनिंग फ्रॉम द हॉर्स माउथ. जो विक्टिम है उसके पिताजी ने बोल दिया. So, sir, over here I would like to interrupt you. Why is it that some of the mainstream media is again and again saying and repeating that same thing, that Rahul Gandhi lied in parliament? Sir. See, अभी एक डेटा बाहर आई है. जो मीडिया की आप बात कर रहे हैं, मैं तो उनको गोदी मीडिया बोलता हूँ, और इसलिए बोलता हूँ कि गए एक साल के अंदर 25,000 करोड़ ये तमाम गोदी मीडिया चैनल एंड प्रिंट के कुछ इनको दिया गया है सरकार की तरफ से. आज राष्ट्रीय चैनल का इतना क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो कॉरपोरेट का एडवर्टाइजमेंट ले पाए. सरकारी एड पे जिंदा है ये गोदी मीडिया, इसलिए इनको सरकार का गुलामी करना पड़ रहा है और सरकार का वाहवाही करना पड़ रहा है. ये जनता की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ सरकार की बात करने वाली है. इसलिए आज इनको हम लोग, क्योंकि मोदी जी के अंडर है, इसलिए गोदी मीडिया कहते हैं. And number two, in terms of मणिपुर में एक बहुत बड़ा चैनल है, उसने कहा वहां पर नाटक किया जा रहा है. देखिए, हैज लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, ये मुझे लगता है चौथी बार मणिपुर सॉरी, नाटक नहीं, ड्रामा किया जा रहा है. ड्रामा किया जा रहा है. राहुल जी वहाँ पे बार बार इसलिए जा रहे क्योंकि उन्होंने ये बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में. उन्होंने कहा कि आज मैं 7-8 महीने बाद आया हूँ, मुझे लगा सिचुएशन
चेंज हो गया रहेगा या सिचुएशन खत्म हो चुका है, वायलेंस खत्म हुआ है, मगर कुछ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार मणिपुर में कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रही। अभी भी वहाँ पे लोगों को मारना चालू है, महिलाओं के साथ अत्याचार चालू है और अभी तक वो लोगों को जस्टिस नहीं दे पाई है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार दोनों निकम्मी है। वहाँ का मुख्यमंत्री से राजीनामा तक वो नहीं ले पाए, जबकि इतना बुरा हादसा मणिपुर में के लोगों के साथ हो रहा है। And Rahul Gandhi, as Pradeep ji asked you, do you think he would have forced Mr. Modi now, after he comes back from his trip to Moscow? Would he be forced to go to Manipur now that Mr. Rahul Gandhi has gone there thrice? See, as Prime Minister, नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहला जिम्मेदारी भारत की तरफ होना चाहिए, भारत का हर एक स्टेट की तरफ होना चाहिए, भारत के लोगों के साथ है। यहीं पे अत्याचार हो रहा है। आप प्रोपेगेंडा कर रही है कि पापा ने वॉर रुकवा दी। मणिपुर का वॉयलेंस तो आप रुका नहीं पा रहे हो, पेपर लीक रुका नहीं पा रहे हो, पापा ने वॉर रुकवा दी। किसकी वॉर रुकवा दी? यूक्रेन एंड रशिया की। तो ये तो मजाक वाली बात है। नरेंद्र मोदी शुड बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मणिपुर में जाना चाहिए उनको और मणिपुर के लोगों को का जो समस्या है उसको हल करना चाहिए। Pradeep ji. आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा इन रशिया, ही सेड 3.0, मोदी 3.0, मोदी जी ये करने वाला है। इंडिया विल बी थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी दिस ईयर, द थर्ड टर्म। इंडिया विल प्रोवाइड 3 करोड़ हाउसेस फॉर द पुअर। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहा है कि आई विल प्रोवाइड इट, एंड ही सेज 3 करोड़ लखपति दीदी। He said 3, Modi 3.0 will provide 3 crore houses, will provide 3 crore Lakpati Didi. 3 lakh. And yes, 3 crores. 3 3 crore crores, Lakpati. that's what he says. And 3 crore houses. So how do you see this kind of claim जो मोदी जी Sir, कह रहे हैं? Third अगर- biggest economy. देखिए 2019 में जो नरेंद्र मोदी जी का वोटिंग परसेंटेज था, इट वाज 37। अगर 3 करोड़ लोगों को अगर घर मिला होता, नल से जल मिला होता, लोगों को अकाउंट में पैसे मिले होते, तो इनका जो 37 से ऊपर जाना चाहिए था, अब तो नीचे आ गया। आप तो 303 में थे, आप 240 में आ गए। तो ये सारे स्कीम नहीं पहुंचे लोगों तक, इसलिए तो लोगों ने रिजेक्ट किया है। तो मतलब इसमें नरेंद्र मोदी जी का जो झूठ है ये पानी के जैसे साफ है। एक डेकेड में, बोले this 10 years डेकेड में हमने एयरपोर्ट्स है वो दुगना कर दिया। दिबना 74 थे जब आपसे लिया था, आज 148 हमने एयरपोर्ट्स बना दिए। इस 40,000 किलोमीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हमने किया, पूरे ट्रैक्स को। बोले अगर 10 साल, इसे 10 साल में हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लाया और कम साल में, कम वक्त में हमने किया। दिस इज हाउ यू कॉल इट, एरोगेंस और रियल डेवलपमेंट? कैसे, किस प्रकार से देखते हो आप? देखिए, देश के रेल मंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। एक रेलवे का हादसा हुआ, उन्होंने अपने पद से राजीनामा दे दिया। उसके बाद हमारे सिंधिया साहब रेल मंत्री थे, एक हादसा होता Civil Aviation Minister. सिविल एक हादसा होता है, राजीनामा दे देते। नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आप देखिए कि पिछले 1 साल में कितने रेल हादसे हुए। नरेंद्र मोदी की सरकार अपने रेल मंत्री का राजीनामा तक नहीं मांगती है, उल्टा अपना प्रोपेगेंडा बढ़ा रही है। जहाँ तक आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप चले जाओ कोई भी एयरपोर्ट पे, आज के दिन पे आप मीडिया और सोशल मीडिया देखिए, सभी एयरलाइंस 4-4 घंटे डिले है, 2 घंटे डिले है। रेलवे सॉरी एयरपोर्ट्स को रेलवे स्टेशन बना दिए, इतने ओवर क्राउडेड हो चुका है। तो ये प्योर प्रोपेगेंडा है। आप देखिए लोगों का जो क्वालिटी लाइफ था वो बिगड़ चुका है और इसीलिए इनका जो 240 आया है। अगर 303 से 400 का जो ख्वाब देख रहे थे, अगर सही में नरेंद्र मोदी जी का ये सब चीज़ किया होता तो उनको सीट्स बढ़ते, मगर माइनस में इसलिए गए क्योंकि ये सब झूठ है, ओनली प्रोपेगेंडा है। राकेश शेट्टी साहब, दूसरी चीज़ एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ सामने आई है अभी। मुझे मालूम नहीं आप इसके बारे में कमेंट करना चाहेंगे। बिहार में 17 दिनों में 12 पुल ढह गए, 12 ब्रिजेस हैव कोलैप्स्ड। उसके बाद अभी और कितने गिरे मुझे मालूम नहीं। Why is that happening? And nobody seems to be taking responsibility. देखिए, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर हो चुका है। आप दिल्ली के प्रगति मैदान का अंडरपास देखो, जिसके ऊपर 700 करोड़ खर्चा हुआ। अब वो G20 के मीटिंग के समय बनाया गया, अब उस पर लीकेज शुरू हो चुका है। असेसमेंट ये कह रहा है कि दोबारा रीडू करना पड़ेगा। आप मुंबई के मेरिन ड्राइव पे अंडरपास पे चले जाओ, वहाँ पे लीकेजेस शुरू हो जाएगा, एंटायर वर्क रीडू करना पड़ेगा।
अटल सेतु में क्रैक्स डेवलप हुए। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले गए थे, उन्होंने दिखाया। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर हो चुका है सर। और एयरपोर्ट्स, जबलपुर एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, उसके कैनोपी गिर गए। दिल्ली में 2009 में जो एयरपोर्ट उद्घाटन कांग्रेस के समय हुआ, कोई मेंटेनेंस नहीं किया, एक टैक्सी ड्राइवर की जान चली गई उसमें। उसी तरह राजकोट एयरपोर्ट पे कुछ दिन पहले गया था, वहाँ पे कैनोपी गिर गया। मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर है, एक छोटी सी बारिश में ये हाल है। तो इसका मतलब ये सिर्फ कोर करप्शन है, बाकी कुछ नहीं है। आज मैं मुंबई की आपको बात करता हूँ, 25-26 हज़ार करोड़ एनुअल बजट है, सबसे हाईएस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नॉट ओनली इन इंडिया, एशिया का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। परसों हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे गए थे इधर धारावी के पास, ग्रीन कारपेट लग के नाला सफाई देखने। आज अब उसके बाद 300 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। कल एक बड़ा बारिश आया तो पूरा पोल खोल हो गए महाराष्ट्र सरकार की। और देखिए कि जो कल हालात हुई मुंबई की, 300 करोड़ रुपया आपने लोगों का, मुंबई करों का गबन कर दिया। क्योंकि अगर नाले साफ होते, लो टाइड में मुंबई में फ्लड आ गई जी। तो ये इससे मालूम पड़ता है कि which is absolutely astonishing, by the way. Usually all the waters of Mumbai, whichever usually get collected during the rain, they all get drained out during low tide. Yesterday Mumbai flooded during low tide. How did that miracle happen? दिस मिरेकल इज जस्ट टू एक्सपोज, बिकॉज इवन ऑलमाइटी वांटेड कि ये पैसा जहाँ किधर रहा है, और ये दिखाना चाहती थी मुंबई कर को। जो मुख्यमंत्री 2 साल पहले आए थे ना, उन्होंने मुंबई कर को वादा किया था कि मैं मुंबई को पॉट होल फ्री और फ्लड फ्री करूँगा। आप उनका ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए। और 2 साल के बाद हालत देखिए मुंबई का क्या कर दिया। और ये जो 300 करोड़ का जवाब देना पड़ेगा। आज गैलन्स, लैक्स ऑफ गैलन्स ऑफ पानी के कारण आज नाले अपने आप साफ हो गए मुंबई के। आज आप कोई भी नाला चले जाओ, देख लो, साफ है। ये इसका क्रेडिट बीएमसी को नहीं जाएगा, वो बारिश के पानी को जाएगा। तो जो 300 करोड़ का हिसाब तो मुख्यमंत्री को देना चाहिए। I see Rahul Gandhi जो issues अभी जो 10-15 issues उन्होंने कहा, I'm going to storm the parliament, unemployment, price rise, inflation, train accidents जो आपने कहा, Jammu and Kashmir terror attacks. Now you talk about peace in Kashmir, 370 article हटा दिया, still there are 5 major terror attacks right now. This particular हुआ, Rahul Gandhi wants to raise them, NEET exam, paper leaks, Ayodhya leaks. Now these are the issues essential to the people of India. How do you think the people are going to respond? ये सही issues है जरी साहब। जहाँ तक पेपर लीक का, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कैसे हो रहा है। एक MBBS सीट जो आज बिक रहा है वो करीबन 25 से 50 लाख में एक सीट जा रही है। आपको ये नीट का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। गोधरा में एक सेंटर है, गोधरा में कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है, मगर 1500 बच्चे मुंबई से, भोपाल से, पटना से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से अपना प्रिफर्ड सेंटर चूज करते हैं गोधरा। गोधरा में ऐसी क्या बात है पता नहीं। सेकेंड, जिस सेंटर को चूज किया वहाँ पे 1500 बच्चे हैं, वो सभी 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिया। उसके बाद ये एग्जामिनेशन जो ट्रस्ट चला रही है, वही ट्रस्ट, ये पेपर प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी उसी ट्रस्ट को मिला है। एंड दिस ट्रस्ट इज वेरी क्लोज टू बीजेपी चीफ मिनिस्टर एंड नेशनल लीडर्स। तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी होता है। और ये मन से नहीं बोल रहा हूँ, सीबीआई का जो चार्जशीट है उसकी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे मालूम पड़ता है मुंबई का जो बच्चा है वो क्यों गोधरा चूज करेगा, जब तक उसको कोई अंडू फेवर नहीं हो रहा है। और गोधरा में कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, भोपाल से नहीं है, पटना से नहीं है। But why Godhra? Why Godhra? I mean, come on. No, Godhra is infamous for other things and past. मगर यही तो बात है सर, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिस ट्रस्ट को एक सेंटर दिया गया, सेम ट्रस्ट पेपर प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी उसी ट्रस्ट को दिया है। एक जमाने में कोटा जो है राजस्थान में, उसके बारे में ये बात की जाती थी, और हमारा लातूर जो है उसके बारे में बात की जाती थी। क्या वो लातूर मेथड ऑफ लातूर मॉडल एटसेट्रा एटसेट्रा। करेक्ट। बट दैट वाज आल्सो आई थिंक अ बिट डिफरेंट। दिस सीम्स टू बी what's going on here really? See, it is a clear cut case of corruption, and I want to say in your channel,
BJP top leaders are involved in this scam because it is not a small scam. This is a scam worth more than 2000 crores. And surprisingly, जब नीट का एग्जामिनेशन लीक हुआ, नीट पीजी का पोस्ट ग्रेजुएट का भी हुआ, उसके अगले दिन पोस्ट ग्रेजुएट का वापस पेपर लीक हुआ, इसलिए अभी वो पोस्टपोन कर दिया। अरे सो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? जो पापा दूसरे देश के वॉर रुकवाते, वो पेपर लीक नहीं रुकवा सकते। दिस इज माय क्वेश्चन टू This नरेंद्र। is crime against most of the people who study. हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, who are not bothered, doesn't know about this kind of a scam. That this is a crime. And as you say rightly, Rahul Gandhi says Prime Minister is involved. Prime Minister should be answerable. If Prime Minister Modi takes credit for all good things in this country, he has to take credit for this also. That's what Rahul Gandhi says. Not only that, you spoke about the students, even parents, they dedicate their 2-3 years on this. Sir, not just parents, the entire family. Family, the entire सर family. सर कोई- नाना नानी दादा दादी चाचा चाची काका काकी जो कोई बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो 2-3 साल जब वो तैयारी कर रहे, पूरा परिवार, कोई शादी में नहीं जाता, किधर जाते नहीं है, बच्चों के ऊपर फोकस, और उसके बाद देखते कि लोग चीट करके पास हो रहे। It's a scam. ये कोई मॉडल here I'd like to say something. This is ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साहब। ये राहुल गांधी जी ने लोकसभा में ये कहा, ये विनती करी, ये एक्चुअली रिक्वेस्टेड, आप वो फुटेज देख सकते हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष यानी दोनों, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन की तरफ से अगर ये एक मैसेज जाए सब स्टूडेंट्स के लिए कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, तो जाकर के उनको कुछ सांत्वना, कुछ संतोष और कुछ भरोसा उनको मिलेगा। सो व्हाई डू यू थिंक दे डिडंट एग्री टू इट? अरे सर, आई एम सरप्राइज, ये मणिपुर के लोगों को आप तक नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टेटमेंट नहीं कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप घबराइए मत। ये एक स्टेटमेंट, आप तो नीट की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मणिपुर लोगों को एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि आप लोग घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, और अत्याचार हुआ तो मैं ये देखूंगा कि आपको जस्टिस विल बी डिडर। कभी नहीं बोला नरेंद्र मोदी जी, वो मानने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इस वक्त 7वें आसमान में चल रहा है, और बहुत ही जल्द नीतीश बाबू और हमारे चंद्रबाबू नायडू इनका पंख काटने वाले। I think you don't have to wait so far. Ambani wedding probably is going to bring a big change because people, देखो unemployment, आप बोल रहे हो unemployment, you can see it in the streets. Price rise, you can see it in the street. Inflation आप देख रहे हो। Now इस चीज को थोड़ा, किसान suffering आप देख रहे हो, जो बोलते डबल इनकम प्रॉब्लम, अब ये सब लोग देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा वैकेंसी जो चल रहा है, I think somebody is going to answer for this. Somebody is going to. How do you think the Ambani wedding? If you want to answer. I clearly remember कांग्रेस का कोई लीडर के घर पे छोटा मोटा भी शादी होता था तो इनकम टैक्स वाले आते थे, जीएसटी वाले आ जाते थे, और मेहंदी किसने किया उससे भी टैक्स वसूलते थे और रिसिप्ट मांगते थे। आई एम वेरी सरप्राइज, अंबानी जी का ये प्री वेडिंग ही ख़त्म नहीं हो रहा है, और अभी तो शादी है 6-7 दिन में। तो सरप्राइजिंगली गवर्नमेंट और मुंबई महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इसको एक नेशनल इवेंट बना दिया है। रोड्स आर ब्लॉक्ड, आप इतने खर्चा कर रहे हो, ये तो बताइए पब्लिक को कि इससे कितना टैक्स आप ले रहे। इस पे तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगना चाहिए। आर्टिस्ट आ रहे, परफॉर्म कर रहे, करोड़ों रुपए लेके जा रहे। मुंबई कर इज गोइंग टू बैर ऑल दिस नाउ। और अब आप देखिए हजारों पुलिसमैन यहाँ पे रहेंगे, और कितना टैक्स आप वसूल कर रहे हैं अंबानी का, ये आपको जनता को बताना चाहिए। और जनता और मुंबई कर इज फेड अप नाउ। Sir, over here, I would like to ask another question. Sir, one second. अपने सुरजेवाला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कहा कि हाउ इज इट दैट द TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, has allowed all the 3 major telecom companies to increase their rates to such an extent that people will have to pay about 34,000 crores more annually on their telephones. So why do you think that has happened? सी नरेंद्र मोदी जी जब पे सरकार में आए 2014 में आए, जियो 2014 के बाद आए, और इनको 4G का लाइसेंस दिया गया। आपको पता है कि BSNL जो है 2013 तक एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी, सबसे ज़्यादा देश में सब्सक्राइबर उनके थे। मैं BSNL के यूनियन लीडर से मिल चुका हूँ, उनके साथ में हमने आंदोलन भी किया है। आपको बहुत सरप्राइजिंग बताता हूँ,
2014 के बाद सरकार में बैठे हुए लोग उनके दोस्त को मदद करने के लिए इंटरनली बीएसएनएल को सैबोटाइज किया। जो बीएसएनएल देश का नंबर 1 नेटवर्क था उसको 4G का लाइसेंस नहीं देते, आपने जियो लॉन्च किया 2014 और उनको लाइसेंसेस दिया। सर बीएसएनएल के पास देश के अंदर 2.5 लाख टावर्स थे, जियो उसी टावर को यूज़ करके अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है और आज 10 साल के अंदर ये स्थिति है कि बीएसएनएल के दिन बहुत बुरे आए, सबसे कम सब्सक्राइबर है क्योंकि 2G है और जियो नंबर 1 नेटवर्क बन चुका है। कोई भी व्यक्ति आपको बता देगा कि ये भी एक, अगर आप देखते हो तो क्लियर कट केस ऑफ करप्शन है। आपने सरकारी कंपनी को सैबोटाइज कर कर जियो को ऊपर लाया है और जियो अगर ये टैरिफ को बढ़ाने का परमिशन अगर सरकार ने दिया है तो मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी का अनंत अंबानी और अंबानी परिवार का दिया हुआ गिफ्ट है कि आप ये गिफ्ट है, आपका घर पे शादी हो रही थी, आप रेट बढ़ा के आप वसूल करो देश की जनता से। ये खुलेआम लूट हो रही है जनता का, आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सर ये बताइए, जैसे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की 303 से 240 सीटें आ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है 240 तो आई और फिर एनडीए की सरकार बन गई, हमारी सरकार तो फिर बन गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बन गए। वो आप लोगों से हजम नहीं हो रहा है, इसलिए आप ये अलग अलग चीजें ढूंढ रहे हैं मोदी जी को किसी ना किसी तरीके से अटैक करने की। देखिए, कांग्रेस पार्टी 2014 में 55 में थी, वहाँ से आज 99 पे आ गई और आप नरेंद्र मोदी 2014 में आप 44 पर थे, 44 थे, 44 थे, उसके बाद 55, उसके बाद आज 99 पे। नरेंद्र मोदी जी तो पॉपुलर लीडर थे। प्रदीप जी ने ऐसा कहा था कि उन्होंने बहुत सारे IIT IIMs एयरपोर्ट्स बना लिए, जबकि हमको पता है जितने IIT IIMs बने वो सिर्फ नाम चेंज किए, पहले वो अलग कॉलेजेस के नाम थे, उसको IIT और IIM में अपग्रेड किया सरकारी कॉलेज को। जहाँ तक मोदी जी का पॉपुलैरिटी है, अगर वो 303 से ऊपर जाता या 303 रहा था तो हम ये मानने को तैयार थे कि नरेंद्र मोदी जी ने काम किए, मगर वो 303 से गिर के 240 में आए। आप समझ रहे हो, 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स हार चुके हैं, 95 सिटिंग MPs हार चुके हैं और इनकी जो लाडली जो स्मृति ईरानी है वो करीबन 1,70,000 वोट से हार चुके हैं और खुद नरेंद्र मोदी जी जो 5 लाख वोट से जीतते थे वो 1.5 लाख के मार्जिन पे आए। मतलब अगर अजय राय के बदले प्रियंका जी वहाँ से आती तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी भी ये चुनाव हार जाते। No, the greatest fear, खड़गे साहब ने अपर हाउस में कहा कि I fear RSS has taken over the education system. He says एजुकेशन सिस्टम के टॉप लेवल पे सब RSS के लोग भरा हुआ है और डर है they want to impart the Manuwadi system within the system, education system, and that is going to be change the total education system. क्या आप भी बिलीव करते हो RSS taken over the entire education system? जितने वाइस चांसलर्स है, अगर आप देखिए हो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, ये सभी लोग RSS के शाखाओं के मेंबर्स है जो आज VC बने हैं। यू टेक अप एनी यूनिवर्सिटी और देख लीजिए। और जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम का बात है, जो खड़गे जी ने कहा कि देश के लोगों का आँख खुल गया नरेंद्र मोदी, RSS, बीजेपी के स्ट्रैटेजी से कि 10 साल में वो लोग ने उनको अपनी जगह दिखा दी और आगे ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम है, 2014 से पहले आप देखिए वर्ल्ड के 5 टॉप कंपनीज है, उसके CEOs इंडियंस है, जो IIT से पढ़े, जो IIM से पढ़े, जो मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढ़े, जो माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नेडेला मणिपाल। सो दिस इज, मतलब ये सब कांग्रेस के समय की जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ से पढ़कर ही तो ये वर्ल्ड के 5 बड़े मल्टीनेशनल्स के CEOs बने। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को इसका क्रेडिट देना चाहिए। नेहरू जी से लेके जो भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में यही हुआ कि हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफरत है उनको बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर हो या मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा करके लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों के बीच में भाईचारा लाने का काम किया। लेकिन अभी एक चीज सर, सॉरी, अभी एक चीज हो गई है, बार बार ये कहा जा रहा था, इनफैक्ट वो जो
राइट विंग ट्विटर हैंडल्स हैं, उसके ऊपर तो मतलब अपने को तो देखते हुए शर्म आती है। अयोध्या में बीजेपी का कैंडिडेट हार गया, लल्लू सिंह जी हार गए, अवधेश प्रसाद जी जीत गए। अब सर हार जीत तो होती रहती है, हर जगह होती है, ऐसी क्या बात है। राहुल गांधी भी तो अमेठी हार गए थे। राहुल गांधी ने तो अमेठी के लोगों को गद्दार नहीं कहा, नहीं कहा। अयोध्या के लोगों को गद्दार क्यों कहा जा रहा है, ये बताएं। देखिए, जिस दिन ये हुआ उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी और उनका जो टीम है सोशल मीडिया, अमित मालविया एंड टीम, इन्होंने लोगों को गद्दार, सिर्फ यूपी महाराष्ट्र के सभी लोगों को गद्दार बुलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या का मंदिर हमने बनाया और आपने हमको ही यहाँ पे रिजेक्ट किया है। मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि अयोध्या का जो डिसीजन है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ और एमिकेबली दोनों साइड्स, हिंदू एंड मुस्लिम, दोनों का जॉइंटली आकर ये डिसीजन पे आए और उसके बाद वहाँ पे राम मंदिर बने। और राम मंदिर बनाने में भी घोटाला हुआ है। आज आप देख ले, आप पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, आप राम मंदिर के जो पुजारी है उन्होंने ट्वीट किया था, वहाँ पे लीकेज शुरू हो चुका है। अयोध्या को जाने वाली जो सड़क है उसको रामपथ बोलते हैं, उस पे क्रैक्स डेवलप हुए, बट क्रैक्स नहीं सर, खड्डे डेवलप हुए हैं। बहुत बड़े बड़े खड्डे। मतलब मैं तो अभी प्रदीप जी को कह रहा था, इनके भ्रष्टाचार उस खड्डे में है, पूरा का पूरा एसयूवी उसके अंदर से जाके बाहर आता है, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी बात करते भ्रष्टाचार का, जितने अपोजिशन में लीडर्स थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स के रेड हुए, उनके अगेंस्ट प्रूफ है, वो सभी लोग आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सबको क्लीन चिट भी मिल गई सर। और सबको क्लीन चिट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रदीप जी आप कुछ बोल रहे No, that's थे, it. मोहब्बत की दुकान कुछ बोल रहे थे। मोहब्बत, राहुल गांधी has been continuously telling भाईचारा, जो बोलते हैं भाईचारा, सम्मान और मोहब्बत से ही आप मणिपुर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यू कांट यूज फोर्स एंड गेट अ सॉल्यूशन देयर। आर्टिकल 370 जो बीजेपी का द क्रेडिट 370 इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और मोदी जी का बार बार कहना कि इस ट्रांसफॉर्म टूरिस्ट फुटफॉल्स, दिस इज 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट हैव ऑलरेडी गॉन देयर। और मैंने रेल, वंदे भारत, जो आपको रेल्स, अलग अलग चीज, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हाउ डू यू सी द क्लेम ऑफ बीजेपी दैट दिस इज अ रेवोल्यूशनरी मूव, आर्टिकल 370 फॉर द सक्सेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? देखिए प्रदीप जी, राहुल जी मोहब्बत की दुकान इसलिए बात कर सकते हैं क्योंकि उनके परिवार ने सबसे ज़्यादा वायलेंस देखा है। राहुल जी की जो दादी है उनको करीबन 30 से ज़्यादा बुलेट्स मार के उनकी हत्या हुई। उनके पिताजी को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया, समेटना पड़ा था बॉडी। जिस व्यक्ति ने ये सब चीज़ देखा है उनको ये क्लियर पता है कि नफ़रत फैलाने से क्या रिज़ल्ट आती है। और इसलिए वो बार बार मोहब्बत की दुकान इसलिए बोल रहे, इसलिए मणिपुर जा रहे, क्योंकि वायलेंस उन्होंने देखा है, महसूस किया है, उनके परिवार में हुआ है। आज एक सड़क पे आप चले जाओ और किसी गुंडे ने चाकू दिखा दिया तो लोग जाना बंद कर देते, गांव छोड़ देते हैं। राहुल जी ने ये सब झेला है, इसलिए वो लोगों को अपील करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी है, बाय बाय करके रहो, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस रखो और देश को आगे बढ़ाने का काम करो। And here I'd like to say, I'd like to add something. This is really very interesting. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक रिपोर्टर ने प्रियंका गांधी जी से पूछा कि आपके ऊपर आरोप है कि आपका संबंध आतंकवादियों से है। प्रियंका गांधी ने कहा बिल्कुल है, जिसने भी ये कहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है। आतंकवादियों ने मेरी दादी को मारा, आतंकवादियों ने मेरे पिता को मारा, तो आतंकवाद से मेरा बहुत गहरा संबंध है सर। बट दिस इज अमेजिंग, इजंट इट? नहीं, दिस इज अमेजिंग। But it is also terrible to say that. ये कैसा घिनौना दिमाग है जो इस किस्म की बातें सोच सकता है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं कभी कभी मुझे हंसी आती है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के ऊपर कि वो राहुल जी को डराते हैं, ईडी सीबीआई। अरे जिनके परिवार में ये सब हादसे हुए उन्होंने ये सबको झेला है, आपके ट्रोल आर्मी को झेला है, आपने पैसा 500 करोड़ खर्चा करके उसको पप्पू का टैग लगाने का देखा है। ये सब झेलने के बाद आप उसको ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश करते हो। मुझे नहीं लगता राहुल जी और उनका जो परिवार है ये सब चीज़ से डरेगा, तो ये छोटा छोटा ट्रिक्स उनके सामने करना बेकार की बात है। तो राकेश शेट्टी साहब, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बालक बुद्धि है ऐसा कहा राहुल गांधी जी के लिए, उसके बारे में कुछ कहेंगे सर? मुझे देखिए, बालक बुद्धि तो वही व्यक्ति बोल सकता है जिसका खुद का बुद्धि बालक का है, क्योंकि
राहुल जी हैज इवॉल्व्ड, आपने उनको पप्पू बनाने के लिए बहुत खर्चा किया, देश के जनता ने उनको एक्सेप्ट किया, नहीं तो 55 से 99 नहीं आ सकता सर। और जनता सर्वोपरि है और जनता सब जानती है। अगर राहुल जी को लोगों ने मैंडेट दिया है तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट मैंडेट। और यहाँ पर कांग्रेस के काफ़ी प्रवक्ता हैं जो बोलते हैं, अब बालक बुद्धि बोलते हैं, तो बाल राम थे जिन्होंने मारीच और बाकी राक्षसों को मारा और बालक कृष्ण ने कंस का भी वध किया। तो बट डू यू थिंक दिस इज गॉन टू फार? आई थिंक दिस पर्सनल अटैक शुडंट टेक प्लेस। व्हाट डू यू थिंक? सी, पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी मोदी जी से भी सीनियर है। मोदी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2014 में बने, राहुल जी 2004 से पार्लियामेंट में है, और उनको बालक बुद्धि आप लीडर ऑफ अपोजिशन को कह रहे, ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को की गरिमा को सूट नहीं करता है। प्रदीप जी, That's it. I mean, I found out very. जो BJP's claim again, the बार जो BJP claim, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी has got the best award, the Russia जो highest civilian awards, और वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि my vision, विकसित भारत का मेरा विजन है, I am going to विरासत में मैं छोड़ के जा रहा हूँ, and I will give विरासत में हमारे देशवासियों को विकसित भारत छोड़ के जाऊंगा, and विकसित भारत है 2047। तो यू थिंक ये होने वाला है 2047? देखिए, पुतिन जी ने कुछ दिन पहले सभी लोग पुतिन से कंपेयर कर रहे थे, मुझे पता नहीं उन्होंने किस लिए अवार्ड दिया, मगर आप अगर नरेंद्र मोदी जी का पूरा जर्नी ये 10 साल का अगर आप देखिए कि किस तरह उन्होंने डिक्टेटरशिप किया है, इस देश के मीडिया के साथ किया, तमाम MLAs MPs के साथ किया, अपोजिशन के साथ किया, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके पूरे मनीष सिसोदिया को जेल भेजने का काम किया, हेमंत सोरेन इनके पार्टी को तोड़ने का काम किया, आज वो कॉम्प्रोमाइज किए बाहर आ गए। और ये जो ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स है और डिक्टेटरशिप है, ये लगता है पुतिन के साथ मैच करता है, इसलिए ये अवार्ड दिया गया, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ तक प्रोग्रेस का है, इस देश का प्रोग्रेस कोई रोक नहीं सकता, नरेंद्र मोदी रहे एज प्राइम मिनिस्टर या ना रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि 140 करोड़ जनता रोज सुबह उठकर मेहनत कर रही है। Now we have one final question, sir. लालू यादव जी has said, बड़े धड़ल्ले से उन्होंने बोला है कि ये सरकार सिर्फ अगस्त तक चलने वाली है, इस साल अगस्त तक। आप उससे सहमत हैं सर? देखिए, मैं भविष्यवाणी पे तो जाऊंगा नहीं, मगर आपको ये याद दिला दूं कि ये जो इंडिया अलायंस आज जो फॉर्म हुई है, ये नाम पहले नहीं था, मगर नीतीश कुमार ने इसका शुरुआत किया था, और तब किया था, आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को जब तोड़ा, इमीडिएटली उन्होंने बीजेपी का अलायंस तोड़ के इंडिया अलायंस की शुरुआत की, तब ये इंडिया नाम नहीं दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नीतीश कुमार जी का जर्नी 10 साल का भी देखो, तो 4 बार वो अलायंस तोड़ चुके और दूसरे के साथ अलायंस जोड़ चुके हैं, तो लोग उनको पलटू राम भी इसलिए कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन नरेंद्र मोदी अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ रहेंगे तो ये सरकार नहीं चलेगी। Right, that's just about it. That's just about it in our lovely interview and interaction with Mr. Rakesh Shetty of the Congress. From both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। Keep watching Nation Now.